गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था अन्य प्रकार के प्रश्न। यानी कि एक तो रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किसी ना किसी चैप्टर से, किसी एक बेस्ड पर, एक थीम होती है उनके अंदर, कि दिशा पर बेस्ड है, रक्त संबंध पर बेस्ड है, सीक्वेंस पर, अरेंजमेंट पर बेस्ड है। हर तरह के बेस्ड पर या कोई चैप्टर से विशेष क्वेश्चन तो आते ही हैं, मगर कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं जो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, किसी नई तरह की स्थितियों पर प्रश्न बनाया जाता है। तो जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं वो सब हम अन्य प्रकार के प्रश्नों में करते हैं। तो अन्य प्रकार के प्रश्नों में एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपके पास पीडीएफ बुकलेट है उससे। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के पेपर में नहीं, एसएससी के पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जिस तरह का क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमें कई प्रीवियस पेपर में मिलते हैं हमें, जिनमें समय देकर के कुछ स्थितियां दी जाती हैं जिन्हें अगर आपस में समझा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो लास्ट में जाकर के जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न के अंदर हम, प्रश्न कहता है कि जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। ये एक डेटा हुआ, जानकारी हुई, जो हमें प्रश्न को पढ़ते समय याद रखनी है, क्योंकि जितना भी टाइम के आधार पर इंफॉर्मेशन हो वो सब आप दिमाग में याद रखें, या फिर उसको इंडिकेशन दें। आप कैसे देंगे इंडिकेशन? कि जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है, यानी जयपुर से और नई दिल्ली के लिए जो बसें रवाना होती हैं, ये बसें रवाना होती हैं 40 मिनट के अंतराल पर। एक बस से अगली बस के बीच में जो अंतराल है, ये अंतराल होता है कितने मिनट का? 40 मिनट का अंतराल होता है। इस चीज को हमने इंडिकेट किया। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई। कि अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पे पहुंचता है और उसको अगर ये जानकारी दी जाती है कि जो बस निकली है अभी थोड़ी देर पहले, वो निकली है 10 मिनट पहले, मान लीजिए कि ये है पिछली बस, और ये जो पिछली बस है ये किसी व्यक्ति की छूट गई है, 10 मिनट पहले बस निकल चुकी है, तो हम ये कह लेते हैं कि यहां पर जो बस टाइमिंग थी पिछली बस की, उससे व्यक्ति जो पहुंचा वो 10 मिनट बाद पहुंचा। या हम ये कह दें कि जो बस है वो 10 मिनट पहले निकल गई और व्यक्ति 10 मिनट बाद में इस बस के पहुंचा है। ये जानकारी इसको पूछताछ क्लर्क ने दी है। अब प्रश्न में आगे हमें ये बताया गया इसके अंदर, अगली जो बस है वो 9:45 PM पर रवाना होगी। ये तो पिछली बस है। अगली वाली जो बस अब आएगी वो आएगी 9:45 पर। 9:45 पर अगर अगली बस आएगी तो अब हम इससे पहले की जितनी भी जानकारी है ना वो सब निकाल सकते हैं अपन। और ये सब जानकारी अगर हम निकालें तो 9:45 पर अगर अगली बस है और अगली और पिछली बस में कितने मिनट का अंतराल होता है? 40 मिनट का। तो ये तो बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि अगर 9:45 पर अगली बस है और 40 मिनट के अंतराल पे अगर बसें आती हैं तो पिछली जो बस है वो 9:05 पे होगी, क्योंकि 9:05 से 9:45 पर जो दोनों बसों के बीच अंतराल है वो कितने मिनट का हो जाएगा? वो 40 मिनट का। अब 9:05 पर जो बस आई थी पिछली वाली, वो किसी व्यक्ति की छूट चुकी थी और उसे पूछताछ क्लर्क ने ये बताया था कि जो 9:05 पर बस गई है ये गई है 10 मिनट पहले। अभी अगर पूछताछ क्लर्क ने ऐसा कहा तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि ये जो यात्री को जानकारी दी गई पूछताछ क्लर्क के द्वारा, ये जानकारी कितने बजे दी गई है? तो ये जानकारी 9:05 से और 10 मिनट बाद में दी गई है। और 9:05 से अगर 10 मिनट बाद में अगर व्यक्ति पहुंचा है और उसको ये जानकारी मिली है
तो जानकारी उसको मिली है 9:15 पर। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न इसके अंदर हम देखेंगे वो इसमें देखेंगे ये वाला 4 नंबर का। एक मल्ला के पास नदी पार करने के लिए एक घास का गट्ठर, एक बकरी व एक शेर है। नाव में एक बार में घास का गट्ठर, बकरी व शेर में से एक को ही रखा जा सकता है। प्रश्न बिल्कुल नई शर्तों पे है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहां ऐसा भी नहीं है कि उत्तर संख्याओं में लिखे हों। क्योंकि कल मैंने कहा था कि अगर उत्तर संख्याओं में लिखे हैं तो प्रश्न में यहां पर कितनी भी उलझन हो, आप उत्तर को यहां रख करके और आप प्रश्न को हल कर लें। यहां पर आप क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि उत्तर संख्याओं में नहीं है। प्रश्न की शर्त क्या है हमारे पास? प्रश्न की शर्त है कि एक मल्ला के पास नदी पार करने के लिए एक घास का गट्ठर है, एक बकरी है व एक शेर है। नाव में एक बार में घास का गट्ठर, बकरी व शेर में से एक को ही रखा जा सकता है। कि जो नाव है जिससे एक किनारे से दूसरे किनारे पे मल्ला अपने सामान को या अपने साथ जो चीजें उनको लेकर के जाएगा, तो किसी एक को ही एक बार में नाव में रख के ले जाया जा सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है। मल्ला द्वारा सबसे अंत में नदी किसको पार कराई जाएगी? तो देखो, इस प्रश्न को समझते हैं अपन अच्छी तरह। राजस्थान पुलिस के पुराने पेपर में यह क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा रफ डायग्राम टाइप में इसमें आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन की शर्त को अभी अभी हमने समझ लिया कि मल्ला के पास में एक तो घास का गट्ठर है, एक बकरी है व एक शेर है, और नाव से वो घास का गट्ठर, बकरी व शेर में से किसी एक को ही रख सकता है। यह है नाव की कैपेसिटी। अब यदि एक एक करके नाव में यदि वो इन्हें लेकर के अगर किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहा है, तो यदि मान लीजिए यहां से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब वो नाव से जा रहा है या पार करा रहा है, इन्हें शेर, बकरी व गट्ठर को लेकर के जा रहा है, तो प्रश्न ये था सबसे अंत में किसको नदी पार कराई जाएगी। हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा और फिर अंत में कौन होगा। तो हमारे पास में जैसे कि 3 सामान है। अगर हम सबसे पहले अगर नाव के अंदर की जो नाव है, अगर इस नाव के अंदर शेर को लेकर के जाएं तो देखें क्या दिक्कत आती है। अगर सबसे पहले शेर को हम अगर ले जाते हैं नाव में, तो हमारे पास यहां पे बकरी और घास का गट्ठर होगा। अगर हम सबसे पहले शेर को पार कराते हैं तो हमारे मन में दुविधा होगी, ये दिक्कत होगी कि सर यदि शेर को लेकर के गए तो अगली बार यहां पर 2 सामान की जगह एक ही अपने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि घास जो है उसे बकरी खा जाएगी। तो अगर तीनों को पार कराना है तो शेर को सबसे पहले लेकर के जाना गलत निर्णय होगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसके अंदर चेंज करते हैं, और चेंज करके इस बार हम ये करते हैं इसके अंदर कि जो शेर है, शेर की जगह अगर हम लेकर के जाएं घास के गट्ठर को ही सबसे पहले। अगर हम घास का गट्ठर ले जाएंगे तो बकरी और शेर बचेंगे इस किनारे पे। तो मन में दुविधा वापस वही होगी कि अगर शेर और बकरी बचेंगे तो जो बकरी है इसे शेर खा जाएगा। यानी वही समस्या जो शेर को ले जाते समय थी, वही घास के गट्ठर को ले जाते समय भी है। तो फिर हमने कहा कि अब ये अगर दोनों विकल्प अगर हमारे कैंसिल हो जाते हैं इसके अंदर, कि घास और शेर को नहीं लेकर के जाते हैं, तो फिर विकल्प आपके पास बचता है घास और शेर के अलावा बकरी। अगर हम बकरी को पार करा दें एक बार में, तो हमारे पास में इस किनारे पर शेर होगा
और घास का गट्ठर होगा। और इस बार वो दुविधा नहीं है, समस्या नहीं है कि अगर इस किनारे पर शेर और घास का गट्ठर है तो यहां पर दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ में गायब नहीं हो सकती कि शेर बकरी को खा जाता है या बकरी घास को खा जाती है। यहां शेर घास को नहीं खाएगा तो वो समस्या तो है नहीं। एक चक्कर में हमने पहली बार में बकरी को पहुंचा दिया, ये तो पहले चक्कर की बात हुई। अब दूसरे चक्कर में हम शेर को लेके जाएं या घास को, इसमें दुविधा आने वाली है। अगर दूसरी बार में हम कहते हैं शेर को पहुंचा दें तो फिर तीसरा चक्कर जो हम करेंगे उसमें यहां पर कुछ ना कुछ कम मिलेगा, क्योंकि शेर को अगर पहुंचा दिया तो शेर जो है वो बकरी को खा जाएगा। तो हमने कहा शेर को तो नहीं। अब अगर शेर की जगह हम सोचें कि यहां पर यदि घास के गट्ठर को पहुंचा दें और फिर लास्ट में शेर को लिए हैं, तो घास के गट्ठर को ले जाते हैं तो भी वही समस्या है कि जो घास का गट्ठर है इसको बकरी खा जाएगी। तो इस बार तो बचे हुए दोनों में से किसी को भी लेके जाएं, मन में एक समस्या हो सकती है अपने। तो यहां पर क्या होगा, आप इस लाइन को अब दोबारा पढ़ेंगे। आप कौन सी लाइन को दोबारा पढ़ेंगे? यहां एक लाइन थी कि जो नाव की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है कि नाव में एक बार में घास का गट्ठर बकरी शेर में से किसी एक को ही रखा जा सकता है। अगर हम एक को रख के ले जा सकते हैं तो वापस ला भी तो सकते हैं हम नाव के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में बकरी को लेकर के जाएंगे, दूसरी बार में आप शेर और घास में से किसी को भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लेके गए मान लो शेर को, तो दूसरी बार नाव आते समय खाली नहीं आएगी। एक बार में एक को रखा जा सकता है, तो आते समय जो खाली आनी है, ये खाली की जगह इसके अंदर हम किसको लेकर के आएंगे? बकरी को। क्योंकि अगर आते समय नाव का प्रयोग कर लिया जाए बकरी को लाने के लिए, तो अगर बकरी इसमें आ जाएगी तो शेर अकेला ही पहुंच चुका है वहां पे। और फिर यहां पर यदि आपके पास वापस बकरी आ गई तो अब दूसरे टर्न में आप घास के गट्ठर को पहुंचा देंगे यहां पर। और घास के गट्ठर को अगर आप पहुंचा देते हैं तो शेर और घास यदि एक साथ छूट भी जाएंगे किनारे पे तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर सबसे अंत में जो है ये नदी किसको पार कराई जाएगी? बकरी को। तो यहां पर उत्तर होगा कि सबसे अंत में नदी किसको पार कराई जाएगी, तो यहां आंसर आएगा बकरी को। यहां पर समझने की बात केवल इतनी सी थी कि हम यहां पर टारगेट ये रखते हैं केवल इस किनारे से उस किनारे पे ले जाने के लिए। जबकि आपको दिमाग में अगर ये भी आ जाए कि नाव की कैपेसिटी है किसी एक को एक बार रख के ले जा सकते हैं, तो ले जा सकते हैं तो ला भी तो सकते हैं। तो जो नाव खाली आनी है, अगर उसमें आप ये दिमाग लगा लेते हैं कि वहां से किसी एक को ले आए जिससे कि ना तो घास का गट्ठर और बकरी एक साथ रहे, ना ही शेर और बकरी एक साथ रहे, तो वापस आते समय सेकंड टर्म में आप क्या करेंगे? शेर को जब छोड़ेंगे तो बकरी को वहां पर ना छोड़ करके, बकरी को आते समय नाव खाली आ रही है तो बकरी को आप ले आएंगे। ये एक अच्छा प्रश्न था, नए तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन था। राजस्थान पुलिस के पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक बिल्कुल नए तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में हम प्रश्न इसमें 9 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं जो बहुत ही आसान है। यहां पर प्रश्न कहता है कि 5 गायें 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है। प्रश्न को थोड़ा सा यहां पर मैं जूम कर देता हूं। तो देखो, 5 गायों के लिए 5 बोरे घास के 15 दिन चलते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि 15 दिन में प्रत्येक जो गाय है उसके लिए कितना बोरा सफिशिएंट होगा? 1 बोरा। अगर 5 गायें 5 बोरे 15 दिन तक आती हैं तो एक गाय के लिए 1 बोरा हो गया। तो एक गाय के लिए अगर हम, वो कहता है कि गाय तो एक ही हो, एक गाय के लिए अगर बोरे डबल कर दें हम, तो एक गाय के लिए अगर 2 बोरे रखे जाएंगे तो एक गाय के लिए 1 बोरा तो चलता है 15 दिन। तो अगर बोरा 1 चलता है 15 दिन तो 2 बोरे होंगे, तो वो एक गाय के लिए कितने दिन चलेंगे? वो 30 दिन।
जो बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि एक बोरा है 15 दिन चलता है, तो डबल बोरे हो गए तो डबल टाइम चलेगा, यानी 15 का दुगना 30। तो यहां पर जो उत्तर है वो हम टिक करेंगे सी वाला इसमें। और भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं, क्योंकि अन्य प्रकार के प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो सारे नए प्रश्न है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बुकलेट में से या चैप्टर में से कोई 10 प्रश्न करा दिए तो बाकी के 20 आप निकाल लें। यहां पर क्वेश्चन मिलते जुलते तो है नहीं, कोई हल्का फुल्का मिलता जुलता होगा, ज्यादा नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं नए तरह के हैं, तो एक बार मैं आपको सारे के सारे यहां पर सॉल्व करवा देता हूं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन 10वें नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस के पेपर में भी आ चुका है, रेलवे के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान पुलिस में तो 2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ये है, एक व्यक्ति के पास में 10 आम थे, किसी व्यक्ति के पास में 10 आम थे, 4 आम ही उसने छोड़े हैं, बाकी सारे खाली हैं। 10 में से 4 छोड़कर सारे उसने खा लिए हैं। तो यहां पर पूछा ये गया, अब उसके पास में कितने आम बचे हैं। जल्दबाजी में स्टूडेंट हो सकता है कि 6 आंसर लगा दें इसके अंदर, 6 नहीं होगा। प्रश्न खुद ही एक तरीके से उत्तर है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है बल्कि, कि 10 आम थे, 10 में से उसने कितने छोड़े हैं, केवल 4 ही छोड़े हैं। तो साफ ही लिख रहा है ना कि 10 में से कितने छोड़े हैं, 4 ही छोड़े हैं उसने। और यही पूछा है कितने छोड़े हैं लास्ट में, कि कितने उसके पास आम बचे हैं। तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि 10 आम में से कितने छोड़े उसने, 4 छोड़े हैं। तो उत्तर सही क्या होगा इसके अंदर, 4 छोड़ करके बाकी के 6 तो उसने खा लिए हैं। अगर 6 खा लिए तो 10 में से कितने बचे उसके पास में, 4 आम। और यहां तो ये ऐसा प्रश्न है मेरे हिसाब से जिसके अंदर एक तरीके से जो उत्तर समझाया जाता है, उसके लिए जो सॉल्यूशन की लाइनें बोली जाती हैं, एक तरीके से प्रश्न के अंदर सॉल्यूशन की लाइनें लिखी हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न, मगर ये प्रश्न भी काफी बार मैंने स्टूडेंटों का गलत होते हुए देखा है। मैंने बहुत आसान प्रश्न है ये। इसके बाद में एक और प्रश्न पे आते हैं, छात्रवृत्ति वाला ये प्रश्न कल कर लिया था। 12 नंबर के इस प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर के इस प्रश्न में है कि एक बांध को भरने में 40 दिन लगते हैं, कि बांध जो है 100% जो होता है फुल, 100% फुल होता है ये 40 दिन में। 100% यदि 40 दिन में होता है, और यदि प्रतिदिन तालाब का जल स्तर दुगना हो जाता हो, और जो तालाब का जल स्तर है वो प्रतिदिन दुगना होता जाता है, कि 100 है तो 200%, 200 है तो 400%, हालांकि 100% यानी कि फुली हो चुका है, तो हम इसमें नीचे की तरफ चलते हैं अपन, 50%, 25%, 12.5 या 6.25। ये मैंने दुगने के रूप में यहां पर लिखा हुआ है, जिसमें हमें ये वैल्यूएशन दी गई है कि 100% भरने में लगते हैं 40 दिन। और ये जो तालाब है इसका जल स्तर प्रतिदिन होता है दुगना, मतलब किसी दिन अगर ये 6.25% था, तो 6.25 का दुगना 12.5% हो गया एक ही दिन में। प्रति दिन के हिसाब से दुगना होता है ये। यानी अगर ये मान लो पहले दिन हो, कि अगर ये एक दिन में हुआ है तो दूसरे दिन दुगना हो जाएगा। दूसरे से अगले दिन जाते हैं तीसरे दिन, तो 12.5 का दुगना हो जाएगा 25%, 25 का दुगना 50 हो जाएगा अगले ही दिन, क्योंकि प्रत्येक दिन दुगना हो रहा है ये। और 50% जिस दिन था उसके अगले ही दिन 5वें दिन ये हो जाएगा 100%। एक एक दिन के अंतर में ये दुगना हो रहा है। और अगर एक एक दिन के अंतर में अगर ये दुगना हो ही रहा है, तो एक एक दिन के अंतर में अगर दुगना हो रहा है, तो ये 40वां दिन है, तो 39वें दिन ये क्या होगा, आधा। क्योंकि 39वां दिन अगर आधा होगा तभी तो 39वें दिन 50% होगा, तो प्रतिदिन के हिसाब से अगले दिन 50% का दुगना 100% फुल हो जाएगा 40वें दिन। तो अगर 40वें दिन 100% हो रहा है फुल, तो इसका मतलब है कि आधा ये कब था, 39वें दिन। तो यहां पर प्रतिदिन दुगना होने की वजह से हमने एक ही दिन के अंतर पे इसको दुगना किया, 50 से 100। तो 50 से 100 अगर दुगना होता है तो 100 से 50 आधा भी तो होता है। और अगर ये दुगना एक ही दिन में हो रहा है 39 से 40वें दिन, तो आधा होगा 40 से 39वें दिन।
तो यहां पर जो उत्तर है वो होगा सी वाला इसमें। इसके बाद में प्रश्न में और आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। अपन ए बी सी डी में प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, सबके पास 100 रुपए इसके अंदर बताए गए हैं। प्रश्न को थोड़ा सा पूरा देख लें तो जूम आउट करके देख लेते हैं, ये है पूरा प्रश्न। और कितना बड़ा इसको देख सकते हैं ये भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये पूरा प्रश्न हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न में जो हमें बताया गया था कि इन चारों के पास में प्रत्येक के पास है 100 रुपए भी। ए बी को 20 रुपए देता है, जो सी को 10 रुपए देता है। जो शब्द हमेशा ध्यान रखें रीजनिंग में, जो शब्द हमेशा दो व्यक्तियों में से दूसरे के लिए प्रयोग होता है, और जो जिसे के अलावा यदि लेकिन किंतु परंतु या जो जिसे के अलावा कोई भी शब्द आ जाए तो फिर वो प्रेजेंट होगा पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। चलो प्रश्न पे आते हैं। सबके पास, चारों के पास में 100 रुपए हैं। ए बी को 20 रुपए अगर देगा, तो अगर ए बी को 20 रुपए दे देगा तो यहां पर ए के पास जो रुपए बचेंगे वो 80 बचेंगे, और बी को क्योंकि मिले हैं 20 तो 100 में 20 जोड़ के इसके पास कितने हो गए 120। या थोड़ा सा इसको और साफ साफ समझाने के लिए एबीसीडी को मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूं इधर की तरफ। ए बी सी डी, यहां पर ए ने तो दिए हैं तो ए के पास तो 80 रह गए, और बी को मिले हैं तो 20 प्लस कर दो 120 हो गए। जो का मतलब मैंने कहा बी के लिए कहा गया कि जो बी है ना, ये बी सी को 10 रुपए देता है। अगर बी भी दे देगा 10 रुपए तो सी के पास तो 110 हो गए, क्योंकि 100 तो थे ही, 10 रुपए मिले तो 110 हो गए। और इसके पास करंट स्थिति कितनी होगी, 120 से 10 कम कर लो, इसके 110 कर देते हैं, इसके 110 कर दिया हमने। अब प्रश्न ये कहता है जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, जो और जिसे हमेशा सेकंड नंबर या पास वाले के व्यक्ति के लिए होते हैं। जैसे ये पास वाला व्यक्ति बी था, और यहां जिसे का मतलब पास में है सी, सी है जिसे डी से कितने रुपए मिलते हैं 30 रुपए। अगर सी को 30 रुपए मिल जाएं तो 110 में 30 जोड़ करके 140 लिख सकते हैं। और किससे मिले इसको, डी से मिले हैं, तो डी के पास 30 कम हो गए, यानी कि कितने कर दें 70। इसको भी मैं काट करके यहां पे 140 ही लिख देता हूं, 110 प्लस 30। अब मुझे ये यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये करंट स्थिति इनके पास सबकी है, किसके पास कितने कितने रुपए हैं। अब यहां पर प्रश्न में कहता है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, छांटना है। ध्यान से पढ़ें, कथन कौन सा सही है वो नहीं, जो गलत कथन है सही नहीं है वो हमें छांटना है। यहां पर सी सबसे धनाढ्य है, सी सबसे धनाढ्य है, तो ये बात तो सही है, मगर क्या सही छांटनी थी क्या हमें, नहीं, तो ये सही बात है तो उत्तर होगा नहीं। डी सबसे निर्धन है, ये भी सही बात है, मगर आपको तो जो सही नहीं है वो छांटना है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, मिला लो पहले ए और डी के रुपए। ए और डी के पास जितने रुपए हैं वो 150 रुपए हैं, और ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे भी अधिक हैं। सी के पास कितने हैं 140, तो ये बात आपके गलत हो गई, कथन गलत है कि ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं यानी 150, वो सी के पास जितने रुपए हैं उससे अधिक रुपए हैं। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं 150, सी के पास उससे भी अधिक हैं, तो सी के पास 150 से अधिक हैं क्या, नहीं, तो सी के पास इससे भी अधिक हो तो ऐसा नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो आपका इसमें हो जाता है सी वाला इसके अंदर। तो ये इस तरीके से सिंपल जैसे ऐसे कहता है वैसे वैसे हमने इसको बनाया, और बनाने के बाद में जो कथन सही नहीं था वो आसानी से हमने छांट लिया। और इसके अंदर प्रश्नों पे आते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्नों में। तो अब आते हैं इस वाले प्रश्न पर। आईएएस के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो अब 15 नंबर का प्रश्न मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। ये
इस प्रश्न में हमसे कहता है एक कक्षा पूर्वाह 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह 2:27 बजे समाप्त होती है। 11 बजे से लेकर अगर 2:27 तक अगर क्लास चलती है तो क्लास चल रही है 11 से 2 3 घंटा और ये 27 मिनट और, तो क्लास चल रही है 3 घंटे 27 मिनट। अगर इसे हम केवल मिनट में बोलें तो 3 घंटे को मिनट में बदलें तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट का 1 घंटा है तो 3 घंटे 180 मिनट के, यानी कि हम ये कह सकते हैं 180 मिनट प्लस 27 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो है 207 मिनट हैं, जिसमें कि यहां पर एक कक्षा चल रही है। कितने मिनट चल रही है कक्षाएं? 207 मिनट कक्षाएं चल रही हैं। इस अंतराल में 207 मिनट के अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। 207 मिनट के अंदर कितने पीरियड हो गए? 4 समान अवधि के पीरियड हो गए। प्रत्येक जो पीरियड है उसके बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड लगने के बाद में जब अगला पीरियड लगता है तो 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। अब यदि 4 पीरियड हैं, प्रत्येक पीरियड पर यदि 5 मिनट का विश्राम देगा तो इसमें गलती स्टूडेंट से ये होती है कि 4 पीरियड हैं और प्रत्येक में अगर 5 मिनट का विश्राम है तो 5 चौक 20 मिनट का विश्राम स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं कई बार, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखो 4 पीरियड हैं अगर, तो जैसे पहला पीरियड खत्म हुआ और फिर जब दूसरा स्टार्ट होगा तो 5 मिनट का विश्राम आएगा। दूसरे पीरियड के खत्म होने के बाद जब तीसरा पीरियड स्टार्ट होगा तब 5 मिनट का विश्राम आएगा। मगर तीसरे पीरियड के खत्म होने के बाद में जब चौथा पीरियड स्टार्ट होगा तब तो 5 मिनट का विश्राम आ गया, मगर चौथे पीरियड के बाद में कोई अगला पीरियड नहीं है तो फिर 5 मिनट का विश्राम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर संपूर्ण विश्राम है, क्लासेस खत्म हो चुके हैं। तो टोटल 4 जो पीरियड हैं, अगर उन पीरियड के दौरान मध्य में अगर 5-5 मिनट का विश्राम होगा तो जो अंतराल है या जो टोटल जो पीरियडों के बीच में जो विश्राम है वो कितने मिनट का हो जाएगा? 15 मिनट का। अगर ये 15 मिनट का विश्राम यदि घटा दें तो आपके पास में पीरियडों का जो टाइमिंग है वो कितना आएगा? 192 मिनट। और यदि 192 मिनट में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं और फिर हमें प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि अगर बतानी है तो 192 में 4 पीरियड हैं, 4 का भाग लगा देते हैं, 4 चौक 16, 3 बचने पर 32, 32 में 4 का भाग कितनी बार गया? 8 बार, 4 अट्ठे 32। तो प्रत्येक जो पीरियड है वो कितने मिनट का हो जाएगा? 48 मिनट का। एक और प्रश्न देखते हैं, देखो इसके अंदर अगला प्रश्न ये वाला, एक लिफ्ट में 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। लिफ्ट की क्षमता क्या है? लिफ्ट की क्षमता है या तो 18 वयस्क जा सकते हैं, यानी कि जो उम्र में बड़े लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, ये जो वयस्क लोग हैं वो लिफ्ट में बैठ सकते हैं 18, जबकि इनकी जगह पर अगर लिफ्ट में बच्चों को ले जाया जाए तो लिफ्ट में कितने बच्चों की कैपेसिटी है? 30 बच्चों को ले जाने की। या तो 30 बच्चे आप लिफ्ट में ले जा सकते हैं, या फिर बच्चों की जगह अगर वयस्क लेके जाते हैं, बड़े लेकर के जाते हैं, तो आप 18 लोगों को लिफ्ट में ले जा सकते हैं। ये उसकी कैपेसिटी है लिफ्ट की। लिफ्ट में 12 वयस्कों के साथ में कितने बच्चे आ सकते हैं? भाई क्षमता वयस्कों की कितनी? 18, मगर 18 की जगह आप 6 कम यदि 12 वयस्क लेके जा रहे हैं तो 6 वयस्क अगर कम लेके जा रहे हैं तो 6 वयस्क की जगह वो कहता है कि अगर हम बच्चों को लेकर के जाएं तो 6 वयस्क के कंपैरिजन में कितने बच्चे ले जा सकते हैं। तो इनको एक एवरेज बना लेते हैं अपन। एवरेज कैसे बनेगा? 18 और 30 से अगर अनुपात करें कि कितने वयस्क कितने बच्चों के बराबर हैं, तो देखो 6 से दोनों कट जाएंगे अपने, 6 से 36 18, 6 से 6 पंजे 30, यानी कि हमने ये अनुमान लगाया कि 3 जो वयस्क है ना वो कितने बच्चों के बराबर हैं? 5 बच्चों के बराबर।
हमें यहां पर कितने वयस्क का निकालना है? 6 वयस्क का, क्योंकि 12 वयस्क लिफ्ट में हैं, 18 की कैपेसिटी थी, यानी 6 वयस्क की जगह खाली है। और 3 वयस्क अगर 5 बच्चों के बराबर हैं, तो 3 वयस्क अगर 5 के बराबर हैं, तो 3 का जो दुगना 6 है वो कितने बच्चों के बराबर होगा? 10 बच्चों के बराबर। 3 वयस्क अगर 5 के बराबर हैं, तो 3 का जो दुगना 6 है वो बच्चों में 5 का दुगना कितना होगा? 10। तो 6 वयस्क अगर आपने कम बिठाए थे, तो 6 वयस्क की जगह आप कितने बच्चे ले जा सकते हैं? 10 बच्चे। तो यहां पर जो उत्तर है वो हम टिक करेंगे बी वाला इसमें। चलो, बहुत तरह के प्रश्न मैंने आपको, जो अपनी पीडीएफ बुकलेट है उसके सारे प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराए। अब एक क्वेश्चन में आपसे भी करवा देता हूं। आईएएस 2017 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, तो मैं आपको इसमें प्रश्न थोड़ा सा एक बार समझा दूं। प्रश्न ये कहता है यहां पर कि x की जो आयु है वो 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी। उसकी जो आयु है x की, उससे जस्ट 1 वर्ष पहले की बात है। 1 वर्ष पहले जो संख्या है वो होगी वर्ग संख्या। वर्ग संख्या आप जानते ही हैं, 4 है, 16 है, 25 है, 49 है, 36 है, ये वर्ग संख्या होती है। तथा अगले वर्ष ये किसी संख्या का घन हो जाएगी। ऐसी आयु सोचनी है जिसके पहले एक वर्ग हो, और संख्या वो भी होनी चाहिए जो 1 वर्ष बाद में घन संख्या आनी चाहिए उसकी सही आयु से। वर्ग और ये घन आनी चाहिए। उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी? आयु से जस्ट अगले वर्ष तो घन संख्या आएगी, मगर वो ये कहता है घन संख्या आने के बाद दोबारा जब घन संख्या आएगी, तो उसे अपनी आयु से जो एक बार नहीं, दोबारा वाला जो घन आएगा उसमें कितने वर्षों का अंतराल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये दिमाग लगाना कि ऐसी संख्या जिससे पहले वर्ग और जस्ट बाद में घन हो, तो सर संख्याएं तो बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां जो अंतर दिया है ना, यहां पर उत्तर के रूप में वो दिया हुआ है 42, 38, 16, 25। और ये अंतर, इतना सा छोटा सा अंतर, केवल 1 से 100 तक की संख्याओं में जो घन होते हैं ना, केवल वहीं पर होता है। अब 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में घन कौन कौन से होते हैं? घन होता है 1, घन होता है 8, घन होता है 27, और घन होता है 64। केवल ये 4 संख्याएं ऐसे घन है जिनके बीच में ये अंतराल आ सकते हैं। तो यहां पर आपको इन चारों में से ऐसा घन रखना है जिस घन से जस्ट पहले उसकी आयु वो हो जिससे कि जस्ट 1 वर्ष पहले एक वर्ग भी आ जाए। चलो, प्रश्न मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की है, उत्तर भी काफी तेजी से मेरे पास आ रहे हैं। उत्तर यहां पर जो आ रहे हैं वो हैं, देवेंद्र का है 38, मनीषा का भी 38 है, परवेश इसमें 16 बता रहे हैं, एमएल 38 बता रहे हैं, प्रियंका भी 38 बता रही है, देवेंद्र 38 है, ललित का 16 है, मुकेश का 16 है, नहीं मुकेश का 38 है। इसके अंदर मैक्सिमम 38 आंसर अभी तक दिए हैं। अक्षय भी 38 आंसर देते हुए दिख रहे हैं, परमेश भी 38 आंसर निकाल चुके हैं। छुट्टन लाल भी 38 दे रहे हैं, धर्म सिंह भी 38 आंसर दे रहे हैं, बालकृष्ण भी 38 आंसर दे रहे हैं इसके अंदर, फलीराम का भी 38 है, मनीषा 38, 99%, चलो तो मैक्सिमम आंसर जो मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर वो आंसर 38 आंसर मैक्सिमम दे रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं ये क्वेश्चन, जैसा कि
इसकी सही जो आयु है उसके बारे में शर्त है कि वो ऐसी आयु होगी जिसके जस्ट पहले एक वर्ग संख्या हो, जिसके जस्ट बाद में एक घन संख्या हो। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था। ठीक है, अब ऐसी आयु सोचना जिसके कि जस्ट पहले एक वर्ग हो, जस्ट बाद में एक घन हो। अब घन हमने कहा कि घन हो सकते हैं 1, 8, 27, 64। एक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक जो घन है उससे उसकी आयु हो जाती है 0 वर्ष केवल, और उससे पहले कोई वर्ग भी नहीं होगा। 8 अगर घन लेते हैं यहां पर हम, तो उससे पहले उसकी आयु होगी 7, और 7 से पहले 6 एक वर्ग संख्या नहीं बनेगी फिर। अब आओ 27 पर। 27 अगर इसके अंदर हम घन संख्या मानते हैं उसकी आयु के 1 वर्ष बाद की, तो उसकी आयु बनती है 26, और 26 से 1 वर्ष पहले एक वर्ग संख्या बन जाएगी 25। तो यहां पर उसकी आयु जो सही है वो इसके अंदर है 26, क्योंकि 26 वो आयु है जिसके 1 वर्ष पहले तो वर्ग संख्या हो जाएगी, और उस आयु 26 से 1 वर्ष बाद में घन संख्या हो जाएगी। केवल इसी में होगा, 64 में भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 64 अगर घन लेते हम तो आयु 63 होती है, और उससे 1 वर्ष पहले 62 एक वर्ग संख्या नहीं होती। तो केवल जो 27 है वही इसके अंदर सही है घन संख्या। अब यहां पर उसने कहा कि उसकी जो आयु है उसे अपनी आयु से यानी 26 से पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए, पुनः का मतलब है एक बार तो घन पड़ ही रहा 27, पुनः घन आए तो 27 के बाद में अगला जो घन आता है वो आता है 64, और पुनः घन आए तो पुनः घन आएगा 26 उसकी आयु है, और पुनः घन संख्या 64 आए उसके लिए कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो 26 उसकी आयु है, और पुनः घन संख्या 64 आने के लिए 64 और 26 का अंतर करेंगे तो राइट आंसर कितना होगा 38, जो आप में से अधिकतर जनों ने आंसर दिया भी है। क्वेश्चन अच्छा खासा है। क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझें तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। आप बाकी सबसे बड़ी चीज होती है कि अन्य प्रकार के कितने सारे प्रश्न आपने किए हैं, क्योंकि थीम जो होती है वो कई बार इन प्रश्नों की थोड़ी मिलती जुलती होती है वो। चलो, इस प्रश्न के होने के बाद में अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बता देता हूं इसके अंदर जो प्रश्न आपके अन्य प्रकार के प्रश्नों में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आपके पास एक प्रश्न आता है कि कुछ व्यक्ति पार्टी में थे जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए या जिन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। अगर इस तरह का प्रश्न हमारे पास आए कि पांच व्यक्ति किसी पार्टी में आपस में गिफ्ट देते हैं, किसी पार्टी में आपस में गिफ्ट देते हैं अगर, और एक प्रश्न आता है जिसमें यह कहा गया हो कि पांच व्यक्ति किसी पार्टी में आपस में हाथ मिलाते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। यानी हमारी जो मुख्य हेडिंग है उसको अगर मैं इंडिकेशन कर दूं तो हम बात कर रहे हैं इसमें इस चीज की कि हाथ मिलाना या फिर आपस में गिफ्ट देने वाले अगर प्रश्न आते हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, यह हमारा इसके अंदर टारगेट है। पहले गिफ्ट देने वाली बात को हम करते हैं, ट्रिक भी इसकी पढ़ लेंगे, फॉर्मूला भी फिक्स होगा, मगर क्यों बना उसको पहले बेसिक तो समझ लें हम। पांच व्यक्ति, तो ये इसके अंदर हम मान लीजिए कि पांच व्यक्ति मानते हैं इसमें, ये पांच जो व्यक्ति हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, तो अगर हम सबसे पहले इस व्यक्ति की बात करें अगर, तो ये गिफ्ट देगा दूसरे नंबर को, ये गिफ्ट देगा तीसरे नंबर को, चौथे नंबर को और पांचवें नंबर को। एक गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया। व्यक्ति स्वयं को छोड़कर बाकी चारों को गिफ्ट देगा, यानी इस एक व्यक्ति ने कितने गिफ्ट दिए, 4।
अब दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो भी ये करेगा कि इस व्यक्ति को भी गिफ्ट देगा, इसे भी देगा, इसे भी देगा और इसे भी देगा, यानी स्वयं को छोड़कर बाकी के चारों को ये भी देगा। और ऐसा ही बाकी के तीनों भी करेंगे कि इन दोनों को भी देगा ये और इन दोनों को भी देगा। तो ये भी 4 जनों को, ये भी बाकी के चारों जनों को गिफ्ट देगा और ये जो 5वां व्यक्ति है ये भी खुद को छोड़कर बाकी के चारों को गिफ्ट देगा। टोटल 5 व्यक्ति अगर एक दूसरे को आपस में गिफ्ट दे रहे हैं तो टोटल गिफ्ट कितने दिए गए? तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 गिफ्ट दिए गए। यानी कि आप हमेशा यह भी कर सकते हैं कि प्रश्न में जितने व्यक्ति हैं ना, उन व्यक्तियों को उससे एक कम जो पिछला नंबर होता है उससे गुणा कर दें बस। कि 5 व्यक्ति हैं तो 5 से पीछे वाला नंबर हो गया 4, उससे आप गुणा कर दें तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 20। अब इसी चीज को आप अगर ट्रिक में या फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करें तो फॉर्मूले में आप ये कह सकते हो कि जितने भी व्यक्ति हैं यानी कि n, उसको आप गुणा कर दें n-1 से, यानी जितने व्यक्ति हैं उनमें से एक घटा करके। तो 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों को गुणा अगर 5 में से एक घटा के करेंगे तो 5 में से एक घटाने पर कितना होगा? 4। n का मान 5 है ही यहां पर, तो उत्तर तब भी आपका कितना आ जाएगा? 20। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आपके फॉर्मूला हो गया। अब 5 व्यक्ति थे तो 5 से एक कम से गुणा कर लिया। अगर व्यक्ति 10 होते तो 10 को गुणा कर देते उससे एक कम यानी 9 से, और 10 नाम 90 आंसर हो जाता। अब दूसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। पहले तो बेसिक की बात करेंगे। बेसिक की बात करते हैं कि अगर 5 व्यक्ति किसी पार्टी में आपस में हाथ मिलाते हो, अगर हाथ मिलाते हो इस तरह का प्रश्न है तो ये 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो वो प्रक्रिया कैसे होती है? देखो, ये एक जो व्यक्ति है ये इससे हाथ मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी हाथ मिलाएगा और इससे भी हाथ मिलाएगा। यानी इस एक व्यक्ति ने कितनी बार हाथ मिलाए? 4 बार। मगर अब जो ये दूसरा व्यक्ति है ये पिछले व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि हाथ ये मिला चुका है पिछले से। इन दोनों के हाथ मिलाए जा चुके हैं तो ये व्यक्ति इससे तो नहीं, मगर बाकी के जो 3 व्यक्ति हैं उनसे अभी तक इसने हाथ नहीं मिलाया, तो बाकी के 3 से ये हाथ मिलाएगा। इसी प्रकार ये व्यक्ति जो है ये इससे हाथ मिला चुका है और ये व्यक्ति इससे हाथ मिला चुका है, तो अब ये हाथ मिलाएगा बाकी के बचे हुए दोनों से। और ये वाला जो व्यक्ति है ये इसमें हाथ इनसे तो मिला चुका है पिछलों से, केवल इससे मिलाएगा अगले से। तो यहां पर टोटल हाथ 5 व्यक्तियों ने जब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाए गए 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। यानी कि अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आपको करना यह है कि जितने व्यक्ति कहे, 5 कहे तो 5 से जितने भी पिछले नंबर हैं उन सबको जोड़ दें। 8 व्यक्ति कहे तो 8 से पिछले जितने भी व्यक्ति हैं 7 तक के उन 7 को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप जोड़ दें। और जब इस तरीके से आपको लगातार संख्या से पिछली संख्याओं के जोड़ अगर डायरेक्ट निकालने हो तो फॉर्मूला आपका यही वाला काम करेगा। इसमें प्लस क्या करना है? केवल 20 से यहां पर 10 आंसर कैसे आएगा? 20 में जब 2 का भाग लगा दें, आधा कर दें 20 का, तो आपके फॉर्मूला जो बनेगा n गुणा n-1 तो रहेगा पहले की तरह कि n गुणा n-1 तो रहेगा। यानी कि 5 व्यक्ति हैं n गुणा n-1 का मतलब है 5 में से 1 घटा करके 4, यानी कि 20 आया था, मगर इस बार आपको कितने का भाग देना है? 2 का भाग। अगर आप 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास में 2 का भाग देने पर सही उत्तर कितना आ जाएगा? 10। तो जब भी हाथ मिलाने वाला अगर प्रश्न आता है आपके पास में तो आप इस वाले फॉर्मूले से हल करेंगे।
इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, यह आपका फॉर्मूला है। तो जब गिफ्ट देने की बात आती है अगर, तब तो आप n गुणा n-1 करेंगे, और यदि हाथ मिलाने की बात आती है तो फिर जो फॉर्मूला था उसके अंदर कितने का भाग दे देंगे, 2 का, या ये कह दो आधा कर देंगे। फिर अगर हाथ मिलाने की बात आए तो आधा कर देंगे। इस तरह से आप दोनों तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर ये चीज आपके बेसिक से ट्रिक दोनों चीज समझ में आ गई, तो अब मैं यहां पर व्यक्तियों की संख्या चेंज करके फिर आपसे एक प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं आपको, और मुझे उम्मीद है अब जो प्रश्न दूंगा उसे आप काफी तेजी से हल करके मुझे बताएंगे। तो अगला प्रश्न मैं आपको इसमें देता हूं हल करने के लिए। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा हुआ है 2017 के अंदर। अगर प्रश्न में देता हूं कि 10 व्यक्ति किसी पार्टी में, 10 व्यक्ति किसी पार्टी में आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे? तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? जितनी देर में मैंने प्रश्न पूछा है, मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी जने तो इसमें आंसर भी शायद देने की स्थिति में आ गए होंगे। चलो तो देखते हैं किस किस के आंसर मेरे पास में आ गए हैं इसके अंदर। तो जो आंसर मुझे प्राप्त हुए हैं इसके अंदर, बालकिशन ने 45 आंसर दे दिया है इसके अंदर। बालकिशन के अलावा इसमें मुनीश है, किशन है, जितेंद्र है, बसंत है, अजय है, प्रवेश है, किशन है, देवेंद्र है, गजानंद है, मनीषा है, देसी राधे है, अक्षय है, राकेश, पंकज, छुट्टन लाल। बहुत तेजी से आंसर मेरे पास आए हैं, मुझे पीछे जाकर के लिस्ट में नाम पढ़ने पड़ रहे हैं, और आगे भी उतनी ही तेजी से मुझे इसके अंदर आंसर मिल रहे हैं। और ये वो प्रश्न है जिसके अंदर 100% स्टूडेंट जितने भी आंसर दे रहे हैं तेजी से भी दे रहे हैं, और सबका आंसर भी 45 ही है। कोई चेंज आंसर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपको ये चीज का फर्क पता है कि अगर प्रश्न हाथ मिलाने को लेकर के आता है तो आपको हमेशा ये करना है कि 10 से छोटे जितने भी नंबर है ना, वो सब आपको जोड़ देने हैं। 10 से छोटे इसका मतलब है जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और ये सभी छोटे नंबर जोड़ने के लिए मैथ्स में जैसे फार्मूला बना, जो अभी अपन ने लिखा भी था, कि जो आपके पास व्यक्ति हैं 10 यानी n, उसको आप गुणा करो n-1 से, यानी 10 को आप गुणा करें 10 से 1 कम यानी 9 से, और गुणा करने के बाद में जो आपके पास आ रहा है 90, इस 90 के अंदर आप कितने का भाग दे दें? 2 का भाग। 2 का भाग अगर आप देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 45, जो सभी ने आंसर बहुत तेजी से दिया है। और अगर यहां पर हाथ मिलाने की जगह अगर गिफ्ट वाला प्रश्न आता तो फिर आप ये 2 का भाग नहीं देते, जो 90 था बस वही आपका आंसर होता। यानी कि गिफ्ट देने वाला प्रश्न होता तो n गुणा n-1 करके बराबर आपका हो जाता आंसर, अगर प्रश्न गिफ्ट का होता। यानी कि 10 गुणा 10 में से 1 घटाने पर 9, तो 90 गिफ्ट दिए जाते अगर गिफ्ट वाला प्रश्न होता है। तो ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपस में गिफ्ट देने का या आपस में हाथ मिलाने वाला प्रश्न। तो इसमें अन्य प्रकार के प्रश्नों में अपन ने बहुत तरह के प्रश्न आज देखे हैं। इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों से अब किसी भी तरह के नए प्रश्न आते हैं तो उन्हें आप हल करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर संख्या पे आंसर आते हो उत्तर विकल्प से करो, अगर उतरने या चढ़ने संबंधी प्रश्न आते हैं तो उसमें चढ़ना कुल में से हटा करके और फिर टारगेट निकालो आप, या अन्य प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें अगर डेटाबेस दिया गया है कि 20 मिनट है, 40 मिनट है, अंतराल इतना है, उन्हें इंडिकेट करके थोड़ा सा शांत दिमाग से सही तरीके से सोच करके आप प्रश्नों को जमाएं, तो इसमें जितने भी तरह के प्रश्न हैं वो सब आप हल कर सकते हैं। आप तो आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में।